नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोगाराम पटेल ने रविवार को सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, बजट में एमएसएमई के तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हनुमान बेनीवाल ने केंद्र के बजट को निराशाजनक बजट बताया। आपसी कहासुनी के बाद कार में तोड़फोड़, पुलिस जाब्ता पहुंचा तो युवक हुए फरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल इन दिनों जोधपुर प्रवास पर है। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। विपक्ष द्वारा बजट की आलोचना करने के सवाल पर पटेल ने कहा कि विपक्ष को सरकार के हर कार्य की आलोचना करने की आदत हो गई है, उन्हें हर अच्छे काम में भी बुराई ही नजर आती है। जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी, साथ ही किसानों और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब प्रदेश में एक बार फिर से जल जीवन मिशन को गति मिलेगी, जो कि कांग्रेस सरकार के राज में पूरी तरह रुका हुआ था। पर्व महापर्व बसंत पंचमी की मैं मेरी ओर से, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आप आवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम फूलों की तरह हमेशा खिलते रहें, प्रफुल्लित रहें, सबके घर में मंगल हो। आदरणीय विश्व के सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का कल एक ऐतिहासिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 8वें बजट के रूप में पेश किया। वह बजट आम को समर्पित है, मध्यम वर्ग को समर्पित है, किसान को समर्पित है, नौकरी पेशा सामान्य परिवार नौकरी पेशा को समर्पित है और हर वर्ग को समर्पित है। सर्वस्पर्शी है, सभी के हित समाहित है। मेरे कांग्रेस के अनेक साथियों ने बिना किसी आधार के अनगढ़ आरोप लगाए। पहले तो उनकी आदत में शुमार है, उनको गलत बयानी का फोबिया है, इसलिए उस गलत बयान के फोबिया का कोई ज़्यादा जवाब नहीं होता है। पहली बार सामान्य नौकरी पेशा को 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये एक सामान्य परिवारों के लिए। किसानों की ऋण माफ़ी जो है वो ऋण अवधि, किसान क्रेडिट कार्ड वो बढ़ा करके 5 लाख तक का किया गया है, वो किसानों के लिए। किसानों की उत्पादकता बढ़े, बीज खाद बीज वगैरह, उसके लिए भी बहुत कार्य किया गया है। ग्रामीण विकास में सीएससी पीएससी आगे बढ़े, उसका विकास कार्य किया गया है। हर क्षेत्र में मोदी जी ने कल उनका जो विजन था कि मुझे मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाना, देश का विकास करना है, उसको फोकस करके बजट पेश किया। बहुत ही सराहनीय बजट है और ऐतिहासिक बजट है। इससे राजस्थान सहित देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान में मैं राजस्थान की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष योगदान करता हूँ, विशेष धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा जेजेएम जो कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंस गया था, 55 करोड़ के एडवांस पेमेंट कर दिए गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जेजेएम में राजस्थान सबसे पिछड़ गया था। अब नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2028 तक बढ़ा करके बड़ी राशि दे करके जो राहत दी है, हम सब मिलकर के अब इन 2-3 सालों में हमारे जेजेएम के हर घर जल से नल के सपने को भी पूरा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मंत्री महोदय का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि गरीबों को खपाने वाला और अमीरों के लिए खजाना लुटाने वाला बजट है। देखिए, कल जब हमारे महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो हमारी योजनाओं की वाहवाही लूट रहे हैं। उनको एक बात भी नजर नहीं आई गलती की या गलत बयानी की। तो ये बात तो है कि वाहवाही लूट रहे हैं, और वाहवाही लूटते हैं तभी लूटते हैं जब हम कोई काम करते हैं, और जब हमने काम किया है तो क्या हमारा काम है, तो आपका काम गया काम, तो साल भर के काम गिनाए पूरे का। इसी तरह ये जो बजट है, ये बजट आवाम को समर्पित है, मध्यम वर्ग को समर्पित है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं, बड़े बड़े धनपतियों को नहीं, बड़े बड़े करोड़पतियों को नहीं।
ये आवाम को समर्पित बजट है। इसलिए उनका ये कथन सिर्फ गलत बयानबाजी, झूठ की दुकान चलाना, झूठ की दुकान में फरेब बेचना और आरोप प्रत्यारोप लगाना है। उसके सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं तो इस बजट की आलोचना करके बतावे, एक मुद्दे पर भी आलोचना करके बतावे कि इस तरह बजट से गलत है, ऐतिहासिक बजट है। मैं पुनः मेरे विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूँ, धरातल पे आइए। धरातल आप देखिए, राजस्थान में कहाँ तक सिमट गए हो। 3 विधानसभा उपचुनाव में जमानत जब्त हुई है। थोड़ा विचार कीजिए। हिंदुस्तान के एक जमाने में पूरे पंचायत से लगाकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस हुआ करती थी। आज वो कहाँ तक सिमट के रह गई है। गिनती चुनती के प्रदेश नहीं, वो भी बेल बड़ी हुई है। किसी न किसी के सहारे जीते हैं, रीजनल पार्टियों के सहारे जीते हैं। वो ये आरोप प्रत्यारोप लगा करके आत्मावलोकन करे और फिर हमारे सामने कोई बहस करे। धन्यवाद। जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को निश्चित बताया। मंत्री पटेल ने कहा कि दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और देश की राजधानी दिल्ली के विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल के अब तक के सभी झूठे और खोखले वादों का मुंह तोड़ जवाब देगी। ये दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली का जो हाल किया है उससे जनता बहुत परेशान है और कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई 1-2 सीट पे जीत पावे और कितनी जमानतें जब्त होगी ये भविष्य के गर्भ में, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और दिल्ली को हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की राजधानी के रूप में विकसित होगा। सबका विकास होगा और यमुना जल को लेकर केजरीवाल ने जो गलत बयानी की उस सब का पटाफेक्स होगा और जो सोने के महल बनाए हैं उन सब की भी जांच होगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को जोधपुर के दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राठौड़ ने केंद्र के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और अन्य सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। इस बजट में एमएसएमई के तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को बजट में विशेष दर्जा दिया गया है, जिससे वहां रोजगार और उद्योग के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यम वर्गीय के लिए आयकर में छूट मिलने से देश के बड़े हिस्से में खुशी की लहर है। इस दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा नेता मेघराज लोहिया, जिला महामंत्री मनीष पुरोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए तो ये बजट वरदान साबित हुआ है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स 0 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और जो स्लैब्स भी दिए हैं वो भी और जनहितकारी है। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत उत्तम बजट है। फिर इसके अलावा भी देखिए एमएसएमई के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। एमएसएमई जो उसको भी चाहे लोन ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सब में भी लाभकारी है। फिर कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहता है मिनरल्स के लिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के आसपास में बहुत बड़ा मिनरल प्रचुर मात्रा में है। वेलस्टोनाइट है, कैल्साइड है, कई प्रकार से लाइम प्रोडक्ट भी है, डोलोमाइट है। ये सब हम पहले निर्यात करते थे कच्चा माल। अब कच्चा माल निर्यात नहीं करके यहाँ उद्योग स्थापित होगा और यहाँ का उत्पादन जो है वो हम निर्यात करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। देखिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का इसमें प्रावधान दिया है। इसमें एमएसएमई के साथ साथ ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाया है, डबल किया है। फिर तिलहन जितना उत्पादन होगा पूरा का पूरा सरकार खरीदेगी और आत्मनिर्भर बनेगा तिलहन के क्षेत्र में हमारा हिंदुस्तान। ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाया करते थे, अब हमारे यहाँ पर दोहन होगा। यहाँ पर भी इस प्रकार की दोहन की तैयारी, जैसे रिफाइनरीज वगैरह, इसका भी है। कई मामलों में यूँ समझें तो ये बजट बहुत हितकारी है। पिछली बार भी चुनाव नहीं थे, राजस्थान में भी चुनाव नहीं थे। राजस्थान का बजट भी कितना अच्छा दिया, कोई टैक्स नहीं लगाया। और इस बार भी चुनाव के हिसाब से नहीं, इलाके का विकास करना, आम आदमी को समृद्ध करना, आम आदमी को मजबूत करना, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए और क्या करना चाहिए
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जमीन से उठे हुए हैं, सामान्य कार्यकर्ता के वहाँ के अनुभव के साथ में वो आगे आए हैं। उनको मालूम है कि आम आदमी को किस प्रकार की ज़रूरत रहती है। देखिए, अब डीएपी का उत्पादन हमारे हिंदुस्तान में बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। डीएपी है, यूरिया है, और भी जो कुछ भी किसानों को किस प्रकार की आवश्यकता होती है उसका और इसमें प्रावधान किया है। तो हाँ, बीज भी, उन्नत बीज, ये भी वितरण किया जाएगा। इसलिए सभी दृष्टि से आम कोई भी व्यक्ति, आज जैसे बिहार बहुत पिछड़ा था, बिहार को लालू यादव और उनकी पूरी टीम ने बहुत पीछे रख दिया। बहुत अच्छा है, जनहितकारी बजट है। ये गरीबों को खपाने वाला बजट गरीबों को लाभ देने वाला है ये। वास्तव में यदि बजट गिनो तो गरीब, युवा और किसान और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा बजट है। देखिए, आदिवासी महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए और उसमें बहुत कुछ दिया गया है। ये बजट तो बहुत हितकारी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को जोधपुर के दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बेनीवाल ने केंद्र के बजट को निराशाजनक बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों, युवाओं और महंगाई को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। युवाओं के रोजगार की कहीं बात नहीं की गई है। साथ ही किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों की कोई चर्चा नहीं हुई। इंडी गठबंधन को लेकर बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस को जैसा नेतृत्व करना चाहिए था वह उसमें असफल रही है, बल्कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर केजरीवाल को हराने में लगी है। कुंभ भगदड़ के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि यह योगी सरकार की विफलता है। कुंभ में जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस तरह की व्यवस्थाएं करने में सरकार नाकाम रही। देखिए, देश का जो बजट था, इससे बहुत बड़ी उम्मीद थी देश के किसानों को और जवानों को। और जो बढ़ती महंगाई है, मध्यम वर्ग को साथ देने का प्रयास किया। 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है उसको 12 लाख तक की आय को उससे अलग रखा। लेकिन पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, जवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देश के अंदर, एमएसपी पे खरीद और किसान कर्ज माफी और दूसरे जो ऐसे मामले थे, इन पे बजट में किसी तरह की कोई जिक्र नहीं किया गया। और राजस्थान, जिस राज्य से मैं आता हूँ, विशेष राज्य के दर्जे की रोजाना मांग करते हैं, राजस्थान का नाम तक बजट में नहीं दिया गया। तो इस बजट को मैं बहुत अच्छा बजट नहीं कह सकता। जो उम्मीद हमें थी उसमें निराशा देश के किसान, जवान और हमारे राजस्थान को लगी, जैसी हमेशा लगती। राजस्थान सरकार के 3-3, 4-4 मंत्री भी, 4-4, 5-5 अब तो मंत्री राजस्थान सरकार के देश के अंदर है। दुर्भाग्य है कि राजस्थान को बजट के अंदर आशा का अनुरूप नहीं मिला। देश के जवान, किसान को भी बजट में ज़्यादा नहीं मिला जो उम्मीद देश के तमाम वर्गों को। तो आएगा जब बताते हैं। पहले तो क्या कर सकते हैं, भजन लाल जी जो उम्मीद ही कर सकते हैं। हाँ, महंगाई को गौण कर दिया। अभी ये 12 लाख का भी इशू, चूंकि दिल्ली का चुनाव है ना, इसलिए किया उसको, ताकि हाथों हाथ असर पड़ जाए। 2-3 दिन लोग याद रखते हैं, इतना ही रखते हैं अपने देश में, ज़्यादा याद नहीं रखते। महंगाई को लेकर कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, महंगाई तो जो पेट्रोल डीजल 14 की जब यूपी की सरकार थी, उसके बाद एनडीए बना, तो प्रति लीटर जो क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल था, उससे तो अब रेटें कम हुई है। उसके बावजूद पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। तो कितना पैसा कमाता हूँ, आप अंदाज लगाओ कितना पैसा कमाते हैं पर रोज। और इनके मंत्री जवाब देते हैं कि गाड़ियाँ खरीदनी बंद कर दो, टोल तो लगेगा, घर बैठ जाओ, 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो उसका बिल देना पड़ेगा, ढाबे खाओ तो ढाबे का, अच्छी सड़क पे टोल चाहिए। कौन सी सड़कें आप देख रहे हो देश के अंदर हालात क्या, किस तरह दुर्घटनाएं बढ़ रही, किस तरह पुल गिर रहे हैं, किस तरह पुलियों पे ड्राइंग के साथ छेड़खानी की जा रही। तो सारा अव्यवस्थित चल रहा है। लेकिन जो इंडिया अलायंस से हमें उम्मीद है ना, इंडिया अलायंस के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को जो देश के अंदर जिस तरह इंडिया अलायंस को एक साथ लेके चलना चाहिए, तो कांग्रेस भी उसके अंदर सफल नज़र नहीं आ रही मुझे। मजबूत विपक्ष के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन जिन मुद्दों को साथ बैठ के डिस्कस करके उठाना चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर लड़ना चाहिए, उसमें अभी आपस में सामंजस्य इंडिया अलायंस के अंदर भी ज़्यादा अच्छा नहीं। इंडिया गठबंधन का हम तो केजरीवाल के साथ है दिल्ली चुनाव में, जैसे बंगाल की सीएम, यूपी सपा पार्टी, मेरी पार्टी आरएलपी, और ऐसे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा दल होंगे जो ये चाह रहे हैं कि आप पार्टी दिल्ली में जीते। कांग्रेस अलग लड़ रही है। कांग्रेस दिल्ली में तो बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है कि एक बार बीजेपी जीत जाए और आप बाहर निकलिए। ये कांग्रेस का दिल्ली में काम रहा। जैसे राजस्थान के उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने
कांग्रेस की सुपारी ली कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए, और करीब करीब जमानत जब्त करा दी कांग्रेस की। उसी तरह का काम कांग्रेस दिल्ली चुनाव के अंदर बीजेपी से मिलकर कर रही है। आरएलपी अब आंदोलन करेगी, बस अब चालू कर रहे हैं हम लोग जल्दी। पार्लियामेंट के सत्र के दौरान भी उसके एक तो एसआई भर्ती का प्रमुख रहेगा, एसआई भर्ती के बाद जितनी भी भर्तियों में घोटाले हुए उन सब की भी हम करेंगे कि उनका भी एक बार भर्तियाँ रद्द की जाए। और कल जैसे आपके एक उसमें प्रिंट मीडिया में छपी थी खबर आरएस की, तो किस तरह हमने मांग की कि 2005 से लेके 2024 के बीच जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे 5 से 24, उन सब ने अपने परिवारों से 50, 100, 200, 20, 30, 100, 250 ये आदमी लगा दिए, आरएस लगा दिए, आरपीएस लगा दिए, आरटीएस लगा दिए। तो उन सब की जांच हो। और जांच कैसे हो आप बताओ? मान लो कहीं जांच में से तो नार्को कराओ ना, 2-3 का पटक के नार्को कराओगे तो अपना आप बता जाएगा मैंने ये कॉपी बदली, मेरी बेटी की बदली, बेटे की। सरकार चाहे तो सब कुछ करा सकती है, नहीं चाहे तो पर्दा डाल सकती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में पर्दा डाल रखा राजस्थान के अंदर। इनको पता है कि यहाँ के लोग भूल जाते हैं, एक बार बीजेपी को वोट देंगे, एक बार कांग्रेस, इसे दोनों पार्टियां मिलकर और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए दोनों पार्टियों ने कई बार हाथ मिला लिए और आगे भी मिलाएगी राजस्थान के अंदर। तो हम तमाम वो काम करेंगे जो राजस्थान का युवा, किसान और जो राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक, उन तमाम मुद्दों के लिए हम केंद्र में भी लड़ेंगे। और स्टेट में आरएलपी अपराध के खिलाफ और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, दोबारा पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, कड़े कानून बने महिला अत्याचार, दलित अत्याचार इनके खिलाफ, तो इसके लिए हम लगातार प्रयास जारी रहेगा हमारा। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर जिले में विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की और सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्री पटेल ने कालबेलिया कॉलोनी नयापुरा चौखा में स्वर्गीय तारा मुंदड़ा की स्मृति में निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस विद्यालय भवन के निर्माण में भामाशाह दामोदर दास मुंदड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने 10 कमरे, अंडरग्राउंड हॉल एवं अन्य भवन संरचनाओं के संपूर्ण निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान किया। मंत्री पटेल ने भामाशाह दामोदर दास मुंदड़ा का सम्मान किया और कहा कि समाज के समर्पित नागरिकों का यह योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार को प्रदेश भर में किया गया। जोधपुर में परीक्षा को सुचारू एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई। परीक्षा समन्वयक आकांक्षा बेरवा ने बताया कि इस बार परीक्षा के लिए जोधपुर में 143 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें 51,118 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया गया। इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए वीडियोग्राफी एवं फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की गई। आज का जो माध्यमिक आरपीसी का जो आरएस परी का हुआ था पेपर, लेवल आरपीसी का जो हमेशा की तरह हिस्सा रहता है, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन थे। हर टॉपिक, हर विषय से उठाए गए क्वेश्चन था। सामान्य से लेवल थोड़ा सा ऊपर था। बाकी परीक्षा के बारे में मैं कहूँ तो हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए था आरपीसी ने, जो हमेशा ट्रेंड रहता है। इसी की तरह बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत बढ़िया था। सिविल सर्विस की तैयारी के हिसाब से करंट बहुत अच्छा आया था और बाकी जीके और बहुत प्रौद्योगिकी के सवाल हाई लेवल के थे। मेरा नाम मयंक व्यास है। आरएस का पेपर ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। योजनाएं काफ़ी आई थी यहाँ पे, तो देखते क्या होता है। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित प्राचीन घनश्याम जी मंदिर में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में भजन गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के पुजारी सुनील शर्मा ने बताया कि मंदिर का 264वां पाठोत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी से भव्य भजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसमें घेवर काटकर भगवान को भोग लगाया गया। उन्होंने बताया कि अब से प्रतिदिन मंदिर में होरी के भजन भी गाए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे। मंदिर जूनी दान मंदिर जोधपुर संवत 1818 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी।
ये मंदिर संवत में बनाया गया था, इसी हिसाब से हुई थी। और आज इसका 264वां जन्मोत्सव है, पाठोत्सव किया जा रहा है। ये वसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक इस उत्सव को चलाया जाना। 1.5 महीने ये महोत्सव चलने वाला है। और इसके अंदर मावली एकादशी, माघ शिवरात्रि और माघ पूर्णिमा ये और रंग पंचमी पांड्या तक ये विशेष आयोजन रहता है। बाकी आज से उड़ियों का गायन चलाएगा और रात को 10:30 बजे गुरु जी का गायन होता है। उसके लिए विशेष लोग आते हैं दर्शन करना चाहिए। ये इसका इतिहास है कि ये राव गंगा सिंह जी ने सिरोही दरबार के यहाँ शादी करके वहाँ से इनको लेके आए थे। तो वो ये श्यामी ये उनके साथ गादी पर बैठ के आए थे, इसलिए वो राव गंगा सिंह जी लाए। इसका नाम घनश्याम पड़ा इसका। हाँ, इनके जो भी भित्ति चित्र कराए गए वो सब सोने के वर्क के कराए गए हैं। और तथा इनके साथ हमारे धीरराज जी सब पुजारी आए थे, उन्हीं के हम वंशज है और उन्हीं के वंशज यहाँ के पूजा पाठ अर्चना करते हैं। हाँ, इन हम सब पुजारियों ने इसकी रक्षा के लिए हमारे घरों में इनको रखा था तब तक। उसके बाद हमारे यहाँ से वो बीकानेर में अजमेर में आक्रमण हुआ, तो फिर हम हमारे पूर्वजों ने कहा कि आप ये लोग जीत का हो गए वहाँ से, तो वो नाम का 1.25 लाख स्वर्ण आपको दान में देंगे, तो भेंट देंगे। तो फिर वापस जीत गए तो उन्होंने हमें 1.25 लाख स्वर्ण दी। हमारे पुजारी श्री जीवराज जी साहब ने कहा कि हम सोने का क्या करेंगे, हमारे घरों में ये मूर्ति रहती है ठाकुर जी का श्री विग्रह, इसके लिए इसका मंदिर बनवा दे। तो ये मंदिर संवत 18 में स्थापना हुई थी इस मंदिर। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के प्रतापनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में 2 फरवरी बसंत पंचमी के अवसर पर श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। समाज सेवी निर्मल गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वजाति के समाज के विभिन्न वर्गों के 23 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। गहलोत ने बताया कि सभी समाजों में बढ़ रहे भाव, आडंबर एवं दहेज प्रथा की रोकथाम हेतु प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से उन जरूरतमंदों का विवाह करवाया जाता है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। विवाह के दौरान भामाशाहों के सहयोग से नव विवाहित जोड़ों को रोजमर्रा की जरूरत वाली सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की गई। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए 40 से अधिक अलग अलग समितियां बनाई गई, जिसमें 400 से अधिक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने उपस्थित होकर सभी नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सेवा भारती समिति जोधपुर के द्वारा श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के 23 जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। यह सामाजिक समरसता का प्रतीक एक बहुत बड़ा उत्सव है। आजकल शादियां जो है वो आडंबर युक्त हो गई है, दहेज प्रथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर देती है सबको। तो ऐसी स्थिति के अंदर आम लोग पूरी स्वावलंबन के साथ में अपने बच्चों की शादियां करा सके, इस हेतु सेवा भारती की पहल पर श्री सर्वजातीय सामूहिक विवाह समिति ने आज 23 जोड़े का विवाह किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन समाज में समय समय पर होते रहने चाहिए, जिससे कि आम लोगों में एक सामाजिक समरसता की भावना पैदा हो। सेवा भारती की ओर से सर्व जातीय सामूहिक विवाह आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 23 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार विवाह के पूरे बंधन के साथ, पूरे अनुष्ठान के साथ ये दोनों ही बेटा और बेटी विवाह बंधन में बंध रहे हैं। मैं उनके विवाह की शुभकामनाएं देता हूँ और उनका दाम्पत्य जीवन युगों युगों तक शांतिपूर्ण गरिमामय से रहे, ऐसी उनको शुभकामना देता हूँ। सेवा भारती का बहुत धन्यवाद।
जोधपुर के चांदपोल के बाहर स्थित जयनारायण व्यास पार्क में प्रयास संस्था के तत्वावधान में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड शिविर रविवार को आयोजित किया गया। प्रयास संस्था के डॉक्टर शिवदत्त व्यास ने बताया कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए निःशुल्क आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित शिविर में 100 से अधिक वरिष्ठ जनों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर शिविर का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ नागरिक राज्य सरकार की योजना का लाभ उठा सके। शिविर के दौरान संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवदत्त व्यास नव पर्यावरण विकास समिति की तरफ से आज सनी व्यास पार्क में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 70 प्लस की उम्र में जो लोग हैं जिनका CGS और RGS कार्ड नहीं है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड का आयोजन किया गया है यहाँ पे कैंप का, जिसमें अभी सुबह 11 से लेकर अभी तक करीब 72 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा कार्ड आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनेंगे। और इसमें सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं उन सभी का उल्लेख करके सभी जो कार्ड बनवाने लोग आए हैं उन सभी को इसके प्रति प्रेरित करके संस्था की तरफ से करीब 100 से अधिक कार्ड बनाने का लक्ष्य है। जोधपुर के सिवांची गेट स्थित अजनेश्वर जी महाराज के आश्रम में बसंत पंचमी के अवसर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आश्रम के संत विनय दास जी महाराज ने बताया कि 96 वर्ष पूर्व आज ही के दिन श्री अजनेश्वर जी महाराज के विग्रह की स्थापना की गई थी। तब से प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज के दिन श्री अजनेश्वर जी महाराज की प्रतिमा पर मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर पूरे आश्रम परिसर को विशेष रोशनी और फूलों से सजाया गया। सतगुरु देव की जय, श्री गुरु अजनेश्वर जी महाराज की, श्री गुरु शांतेश्वर जी महाराज की, ओम श्री राम सच्चिदानंद की जय। आज श्री 1008 श्री गुरु अजनेश्वर जी महाराज के आज श्री विग्रह स्थापना दिवस है, बसंत पंचमी का दिवस है। श्री गुरु अजनेश्वर जी महाराज को निर्वाण हुए आज 97 वर्ष हो चुके हैं और उनके निर्वाण के पश्चात श्री गुरु बालेश्वर जी महाराज श्री बाप जी के गादीपति विराजमान हुए और सभी भक्तों की प्रेरणा से श्री बसंत पंचमी के दिन आज से करीब 96 वर्ष पूर्व श्री गुरु बालेश्वर जी महाराज के सानिध्य में, सभी संतों के सानिध्य में और सभी जोधपुर के श्री बाप जी के श्री चरण अनुरागी सभी भक्तों के उपस्थिति में श्री गुरु अजनेश्वर जी बाप जी का शिव विग्रह की स्थापना दिवस आज बसंत पंचमी के दिन हुई थी। और आज श्री गुरु शांतेश्वर जी महाराज विराजमान है, हमारे आचार्य भी है, श्री गुरु जी भी है और हमें सद कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। सभी भक्तों के और संतों के सिरताज सुहृदय है और हमें ज्ञान भक्ति और अपना जीवन को कृतार्थ करने की प्रेरणा देते हैं। श्री बाप जी के सानिध्य में आज बसंत पंचमी के दिन महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में श्री गुरु अजनेश्वर जी बाप जी की जो शिव विग्रह उसकी पंचामृत से अभिषेक होता है और विशेष पुष्पों का श्रृंगार होकर उसी महा आरती होती है। और जो मुख्य यजमान है उसके द्वारा यज्ञ भी होता है और यज्ञशाला में गौ पूजन भी होता है और संतों का भक्तों का महाभंडारा होता है, महाप्रसाद होता है। सभी भक्त संत महाप्रसाद पाके और बाप जी का गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं और उनका जो वचनामृत है उसका पान सभी भक्तों को श्री बाप जी करवाते हैं। ये दिवस आज बड़ा हमारे लिए महोत्सव है। जो बाप जी की कमी थी सभी भक्तों के संतों के, तो उस कमी को श्री बाप जी ने, श्री बालेश्वर जी बाप जी ने शिव विग्रह की स्थापना करके उस कमी को पूर्ण किया है। और इस शिव विग्रह से हमें श्री बाप जी की जो उपस्थिति है उसका भान होता है।
राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 10वां एडिशन शनिवार को नगर निगम महापौर कुंती परिहार के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ। फेस्टिवल के दूसरे दिन विभिन्न भाषाओं में चयनित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में राजस्थानी भाषा में बनी शॉर्ट फिल्म प्लॉट नंबर 302 का भी प्रदर्शन किया गया। फिल्म के निर्देशक और कलाकारों ने फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म 7 फरवरी को रिलीज की जाएगी, लेकिन उससे पहले आज फेस्टिवल में इसका प्रदर्शन किया गया। इस दौरान फिल्म से जुड़े सभी कलाकार एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं प्लॉट नंबर 302 का प्रोड्यूसर हूँ। यह फिल्म हमने एक राजस्थानी भाषा को लेके राजस्थानी भाषा को एक अलग दर्जा देने के लिए हम इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म का उद्देश्य ऐसा है कि एक अलग लेवल पे, जैसे कि अब इस फिल्म से ये है कि मुंबई और राजस्थान के अलावा मुंबई है, बेंगलोर है, इन जगह पे ये रिलीज पहली बार हो रही है। राजस्थान के लिए एक गर्व की बात है। राजस्थानी फिल्म है प्लॉट नंबर 302 और ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है अभी चल रहा है, उसमें यहाँ पे स्क्रीनिंग है इसकी। और ये 7 फरवरी को राजस्थान में तो रिलीज हो ही रही है, उसके अलावा मुंबई और बेंगलोर में भी रिलीज हो रही है। सर, इसका मकसद जो आपने फिल्म बनाई, सर इसमें एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जैसे HIV पॉजिटिव अगर कोई होता है नॉर्मली गाँवों के अंदर खासतौर से, तो आज भी लोग ये सोचते हैं कि वो कोई बदचलन है या ऐसा कुछ होता है, लेकिन HIV पॉजिटिव होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इसमें एक लड़की जो HIV पॉजिटिव है एक्चुअल में, और उसका मर्डर हो जाता है या जो सुसाइड करती है, जो भी होता है, तो उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, क्योंकि उसको बहुत परेशान किया जाता है। उस रीजन कुछ और होता है, लेकिन उसको बदचलन घोषित करके समाज उसको हैरेसमेंट करता है। सर, राजस्थानी फिल्में जो कम बनने का जो कारण है ना, मैं खुद अपने आप पे लेता हूँ। हम जो हमारी जो इंडस्ट्री है उस पर ब्लेम लेता हूँ ये, क्योंकि हमने बहुत ख़राब फिल्में बनाई है, जिससे जो ऑडियंस है ना उनसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और अब अगर हम अच्छी फिल्म भी अगर बना लेना तो ऑडियंस जल्दी से आती नहीं है देखने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म बनाएं और एक अच्छे सब्जेक्ट पे बनाएं। और इसको हमने जहाँ जहाँ मारवाड़ी रहते हैं राजस्थान से बाहर, चाहे मुंबई है, चाहे कर्नाटका में है, बेंगलोर में, सब जगह पे हम इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं 7 फरवरी को। आप ट्रेलर देखोगे ना तो आपको ट्रेलर से ही मज़ा आ जाएगा, आप ये समझ लो। नमस्ते, मेरा नाम सीमा दिनोदिया है। मैंने अभी सिर्फ अपने राजस्थान के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। पहले मेरी कुछ वेब सीरीज़ भी आई हुई है, जैसे चौधरी साहब की छतर फैमिली, कर्जरो घूंघट, और अभी मेरी फर्स्ट मूवी है, थ्रिलर मूवी है राजस्थानी भाषा में, और ये कर्नाटक में, जयपुर में, मुंबई में रिलीज़ हो रही है 7 फरवरी। इस फिल्म में आपने रोल किया है, मेन रोल, कैसा लगा आपको? ये मेरे लिए बहुत अलग था, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, और आप जब देखेंगे ना तो अभी जो मैं आपके सामने हूँ वो मैं नहीं हूँ, ये एक अलग ही किरदार था। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अपनी जो मेरी जन्म भाषा है उसको प्रमोट करने के लिए मुझे मौका मिला। जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में युवकों के 2 गुटों के बीच आपसी विवाद हो गया। गुस्साए एक गुट ने दूसरे गुट की कार के कांच फोड़ दिए। देर रात हुई इस घटना के चलते आसपास के जगहों पर रहने वाले लोग और वाहन चालक भी सहम गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के सामने भी बदमाश नहीं माने, उन्होंने कारों पर बड़े बड़े पत्थर से कांच फोड़ दिए। बाद में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया तो सभी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार देर रात 12 बजे के करीब किसी बात को लेकर युवक आपस में भिड़ गए। इसके बाद एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो सभी फरार हो गए। बता दें कि एक दिन पूर्व ही जोधपुर के आंखलिया चौराहे पर बदमाशों ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर डाली थी, उसकी वर्दी भी फाड़ डाली थी। इसके बावजूद शहर की कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोगाराम पटेल ने रविवार को सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, बजट में MSME के तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हनुमान बेनीवाल ने केंद्र के बजट को निराशाजनक बजट बताया। आपसी कहासुनी के बाद कार में तोड़फोड़, पुलिस जाब्ता पहुंचा तो युवक हुए फरार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।